फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का, जैसे कि आप देख रहे हैं, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 गणित, ठीक है, यानी कि जो 2023 में आपका यानी कक्षा 10वीं का गणित का पेपर हुआ था, आज हम वो हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, इससे आपको एक अंदाज़ा पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इसके आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हमें सेट ए कर रहे हैं, सेट ए और सेट बी, सेट सी, सेट डी, यानी 4 सेट में आए थे ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखिए पेपर वही एक ही बनता है, लेकिन प्रश्न को इधर का उधर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, यानी कि पहला प्रश्न इधर, दूसरा उधर। चलिए तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ हैं और 6 से 23 तक हमारे क्या है, आंतरिक विकल्प, मतलब अथवा वाले क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 और 20 का एचसीएफ है। देखिए 6 और 20 का एचसीएफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एचसीएफ का मतलब होता है कि इनमें ऐसी संख्या ले लीजिए, सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों में भाग चला जाए। तो 6 में इसमें से देखिए 6 का तो जा रहा, 20 का नहीं जा रहा, 120 का नहीं जा रहा, यानी कहें कि देखिए बच्चों, यानी कहें कि इसमें 6 का नहीं जा रहा है, 6 का तो जा रहा है। ठीक है, इसमें 6 में देखें हम, तो 6 में 6 का भी जा रहा, क्या 20 का जा रहा है? तो 20 का नहीं जा रहा, तो 20 तो हो नहीं सकता। 120 का जा रहा क्या? नहीं, 120 का भी नहीं जा रहा, तो 120 नहीं भी हो सकता। 6 का जा रहा और 2 का जा रहा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब 20 में करके देखिए, 20 में अब हमारे पास दो संख्या आ गई थी हमारे पास स्टूडेंट, 6 और 2। तो 2 का तो 20 में जा रहा है, क्या 6 का 20 में जाता है? तो आप कहोगे नहीं सर इसमें नहीं जाता। इसका मतलब है 2 का जा रहा है, तो 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा बच्चों। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 2। फिर क्या है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य के? देखिए त्रिघात का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कि ए एक्स पे 3 की घात धन बी एक्स वर्ग धन सी जेड धन डी, इस तरीके से। तो इसकी कितने की घात है स्टूडेंट? 3 की घात है। अगर 3 की घात है तो इसमें स्टूडेंट 3 शून्यक होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 3। अगर घात 2 की है तो 2 शून्यक होंगे, घात अगर 1 की है तो 1 शून्यक होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें घात जैसे त्रिघात बोला है तो 3 की घात है, तो इसलिए इसमें कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे बच्चों। फिर आइए समीकरण निकाय, a1x b1 a1x धन b1 बाई धन c1 बराबर 0, a2x b2 बाई धन c2 बराबर 0 का आदित्य हल होने की शर्त। देखिए स्टूडेंट, जब आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो इस अध्याय में आपको 3 शर्तें मिलेंगी। ठीक है, इन रैखिक समीकरण को हल करने की। पहली होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? अनंततः अनेक हल होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरी एक ये शर्त हो गई। दूसरी होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो ये होती है बच्चों आदित्य हल की। किसकी? आदित्य हल की, मतलब जिसका एक ही हल होता है। और तीसरी होती है बच्चों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस स्थिति में निकाय का कोई हल नहीं होता बच्चों, निकाय का कोई हल नहीं होता। देखिए, तो ये 3 शर्तों में से एक शर्त बिल्कुल हर बार हर साल पूछी जाती है बच्चों, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है? आदित्य की। तो आदित्य की कौन सी होती है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। तो इसमें कौन हो जाएगी बच्चों? बी हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चौथा है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात यानी घात 2 की। तो देखिए इधर ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, इसमें बराबर 0 नहीं है। तो द्विघात का क्या होता है स्टूडेंट सूत्र? ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। तो देखिए इसमें कौन सा है? ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। बिल्कुल, इसमें बराबर 0 नहीं लगा है। इसमें क्या लिखा? ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर इसमें ए पे वर्ग लगा है, जबकि हमको क्या चाहिए? ए एक्स पे वर्ग।
ठीक है, ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं इसका 5वां विकल्प है, कह रहा कि ये पी का 11वां पद निकालिए। इसका हमको 11वां पद निकालना है बच्चों। तो देखिए यहाँ ए होता हमारा प्रथम पद, यानी कि ए हो जाएगा हमारा ऋण का 3 और डी सार्वंतर, इन दोनों पदों के बीच अंतर। तो दोनों पदों के बीच अंतर क्या होता है स्टूडेंट, डी निकालना जब हमें पड़ता है तो हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 मतलब पीछे वाला, ऋण का 1/2, ऋण का 1/2 माइनस ऋण का 3। इसको हल करेंगे जब, तो ऋण का 1/2 ऋण ऋण का धन 3। ठीक है बच्चों, इसको जब हल करेंगे हम तो इसके बटे में 1 लघुत्तम आ जाएगा 2, ऋण का 1 धन का 2 तिया 6, यानी कि विपरीत चिन्ह तो घट जाएंगे, 6 में सीख जाएगा 5/2, यानी जो हमारा डी का मान आएगा स्टूडेंट, डी बराबर आ जाएगा 5/2। ए का मान क्या था हमारे पास, पहला पद, ए का मान क्या था हमारा ऋण के 3 बच्चों। ठीक है, अब हमसे पूछा है 11वां पद। तो 11वां पद के लिए सूत्र होता है, देखिए स्टूडेंट, तो हमको इसका 11वां पद चाहिए। 11वां पद देखिए अपन ने सूत्र पढ़ा था, अगर 11वां पद बोला है तो एक कम कर दीजिए, यानी कि ए धन 10 डी, ये होता है स्टूडेंट 11वां पद। तो हमको निकालना है ए धन 10 डी। तो देखिए ए का मान आ गया हमारे पास, पहला पद होता है ए, तो ये हो गया हमारा ए। अब हमको निकालना डी, तो डी जब हम निकालते हैं स्टूडेंट, तो डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 का मान है बच्चों देखिए ऋण का 1/2 और A1 का है ऋण का 3। तो A2 माइनस A1, बीच में ऋण का सूत्र आएगा, ऋण ऋण का धन हो जाएगा, इधर 2 और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम लिया 2, त्रिया गुणा 2 तिया 6। ठीक है, इसको घटाया तो 5/2 आ गया हमारा डी का मान। तो डी का मान कितना आ गया बच्चों, 5/2। तो अब इसमें रख दीजिए, पहला है ए यानी ऋण का 3, ठीक है, धन 10, और डी का मान आया हमारे पास बच्चों कितना, 5/2। तो इधर रख देंगे 5/2, इसको काट देंगे, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 5 25, यानी ऋण के 3 और 5 25। अब देखिए आपको पता है ये विपरीत चिन्हों की संख्या तो घट जाएंगी, यानी 25 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने स्टूडेंट, 22। इसलिए ये हमारा जो 11वां पद है वो कितना होगा, 22 होगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। इस शंकु के त्रियक ऊंचाई का सूत्र बताना था हमें। तो आपने देखा होगा कि शंकु कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि बोली जाए तो जो आइसक्रीम होती है, ठीक है, उसी के टाइप का होता है। ठीक है, ये शंकु होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है, आपने 9th में पढ़ा है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होती है बच्चों, ये h हाइट, और ये होती है इसकी त्रियक ऊंचाई l। ठीक है, ये है r, ए है h, ए है l। ठीक है, चूंकि यहाँ पे सीधा ये लंब डाला गया है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये बन गया हमारा क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लग जाता बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या कहता था, कर्ण, ये कर्ण है, ये आधार, ये लंब। तो कर्ण का वर्ग मतलब l का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब है बच्चों इसमें h, तो h का वर्ग धन r का वर्ग, ये होती है इसकी त्रियक ऊंचाई। क्या ऐसा है क्या हमारे पास कोई सवाल, l वर्ग, देखिए यहाँ पे वर्ग हटा है, यहाँ पे वर्ग लगा है, लेकिन इस पे वर्गमूल लगा तो ये नहीं है। अब देखिए ये वर्गमूल लगा है, तो इधर देखें इसका वर्ग हटाएंगे हम, इसका l का वर्ग हटाएंगे तो l ये लग जाएगा वर्गमूल, h वर्ग धन r वर्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही सवाल आंसर। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। प्रश्न दूसरा है, कह रहा है कि करड़ी 2 एक खालिस्तान संख्या है। देखिए बच्चों, जितने भी करड़ी के अंदर अभाज्य संख्या होती हैं, जैसे कि 2 3, इस तरीके के एक सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है ये कैसी है, भाज्य की, परिमेय की या अपरिमेय। देखिए परिमेय क्या कहलाती हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और अपरिमेय वे कहलाती हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो जो करड़ी हैं, मतलब जिस करड़ी के अंदर जितनी संख्या होती है वो सब अपरिमेय होती है।
ठीक है। और दशमलव में भी कुछ अपरिमेय होती हैं, जैसे कि 1 दशमलव अगर माना जाए नॉन रिपीटिंग, मतलब जिनका रिपीट नहीं होता, जैसे 0 1 0 0 1 0 0 0 1, तो ये अपरिमेय होती हैं। जबकि जैसे कि कहा जाए 1.3 3 3 3, ये रिपीटिंग है, तो ये क्या कहलाती हैं, परिमेय कहलाती हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे करड़ी दो क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया, जिससे अब देखिए श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था जिसको आप पढ़ेंगे अध्याय 4 में। वो कहता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac और सब के बटे में हो जाएगा स्टूडेंट 2a। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, सूत्र नहीं पूछा इनने पूछा है हमसे कि भैया ये जो सूत्र दिया था इनने, ठीक है, जिस उस समय श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता था, कह रहे अब इसे कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसको हम कहेंगे बच्चों द्विघात सूत्र। क्या कहेंगे हम, द्विघात सूत्र। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। कह रहा है कि AP 5 10 15 का 10वां पद कौन सा निकालना है हमें, 10वां पद मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, a धन 9 d, तो a का मान तो ये हो जाएगा, a हो गया, और d का चाहिए तो इसमें से इसको घटा लीजिए, तो d 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5। यानी कि हमारे पास ये मान आ गए, a का मान आया बच्चों 5 धन 9 गुणा d का मान आया 5, तो 5 धन 9 पौने 45, यानी कि बच्चों ये आ गया हमारा 50। तो इसमें कितना आ जाएगा, 50 यानी कि 50। ठीक है बच्चों, और ये कह रहा है इसमें कि बताइए सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप का अर्थ ये होता है स्टूडेंट कि सभी अंगों का समान होना। जैसे हम पुस्तक के पेज देखते हैं कि एक पेज दूसरे पेज पे क्या होता है, समा जाता है, तो सभी पुस्तक के पेज समरूप होते हैं। ठीक है, तो समान होना चाहिए, तो ऐसा क्या होगा, सभी कौन से, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं जिसकी भुजाएं समान होगी। आगे देखिए बच्चों, अब ये कह रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। देखिए x अक्ष से दूरी का मतलब क्या होता है, जो हमने 9th में चतुर्थांश पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था, देखिए इस तरीके से पढ़ा था हमने। ये हमारा x अक्ष था, ये हमारा y अक्ष था, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये y डैश था और ये x डैश था। अच्छा, x डैश पे माइनस वाली संख्या होती थी और y जो बगैर x वाला था वहाँ पे प्लस वाली होती थी। ठीक है, जैसे कि x है तो धन की 2 3, ये x डैश है तो माइनस की। ठीक है, तो हमसे क्या कहा इसमें, कह रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, भैया x अक्ष से दूरी देखना है, तो x अक्ष से दूरी अपन यहाँ होंगे तो अपन ऊपर देखें तो y होगा धनात्मक। तो कह रहा है कि x अक्ष से दूरी कहलाती है, देखिए x अक्ष का नाम होता है भुज, आपने पढ़ा था 9th में, और y की होती है कोटि। तो हमको बताना है x अक्ष से दूरी क्या होगी, y होगी, और y मतलब क्या होगी, कोटि होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, देखिए किसी भी घटना की, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए स्टूडेंट, अब हमको प्रश्न 3 करना है, यानी कि सही जोड़ी मिलाना है। तो आप ये आपके लिए, देखिए आप 9th पढ़ के आए हैं, तो आपने 9th में त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी थी, अब आपको सीधी 10वीं में त्रिकोणमिति मिल रहा है। तो जैसे कि ये थोड़ी सी अभी आपको नहीं लगेंगी, लेकिन है बिल्कुल सरल। ठीक है, कुछ सरसमीका होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है बच्चों 1। ठीक है, तो इसका देखिए साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग, इसका 1 हो जाएगा जहाँ भी मिलेगा, जैसे डी। तो पहले में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, पहले के सामने हमको लिखना है डी, क्या लिखना है, डी। फिर दूसरा tan 90 माइनस थीटा, तो tan इसके लिए सरसमीका होती है 90 ऋण थीटा, तो बराबर होता है कॉट थीटा। तो देखिए tan 90 ऋण थीटा के स्थान पे जो भी रखा हो, क्या है, ए, तो इसका हो जाएगा tan 90 ऋण थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा के स्थान पे आ जाएगा कॉट ए। ठीक है बच्चों,
तो देखिए इसका होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इसका हो जाएगा बच्चों कॉट ए। थीटा का मान यहाँ पे ए रखा गया। देखिए क्या है, टेन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे ए है, तो इसलिए कॉट ए हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इसका कॉट ए कहाँ पर है, कॉट ए ये रहा जी, तो इसमें आ जाएगा बच्चों जी। ठीक है, फिर 9 सेक वर्ग धन, देखिए अच्छा इसके लिए एक सरल समीकरण होती है, एक धन टेन वर्ग ए बराबर होता है बच्चों सेक वर्ग ए। तो यहाँ पे जब इस टेन वर्ग का पक्षांतर कर दिया जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा, यानी कि 1 एक सेक वर्ग ए माइनस टेन वर्ग ए। तो देखिए थीटा की वैल्यू इधर ए है इधर ए है, लेकिन हमारे सवाल में थीटा की वैल्यू कितनी रखी थी, सेक वर्ग ए माइनस टेन वर्ग ए बराबर कितना होता है 1। देखिए बच्चों जो ए है यहाँ पे 9 लिखा है, इस 9 को हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 है ये 9 आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। तो 9 और जो सेक वर्ग ए माइनस टेन वर्ग ए, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1। अभी जैसे हमने देखा इधर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इधर रख देंगे हम 9, इधर आ जाएगा 1, तो इसका मान आ जाएगा 9 एकम 9। तो इसका मान कितना होगा बच्चों 9, यानी कि f। ठीक है, बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी, यानी हमको दूरी निकालनी थी, तो अंडर रूट दूरी का सूत्र होता है बच्चों x2 माइनस x1 का संपूर्ण वर्ग धन y2 माइनस y1 का संपूर्ण वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमको करना था। तो देखिए यानी कि x1 ये हो जाएगा हमारा x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो जो हमने फार्मूला लगाया x2 कितना था 3 ऋण 0, यानी कि 3 ऋण 0 का संपूर्ण वर्ग धन y2 यानी 0 ऋण 4, 0 ऋण और y1 का है 4 का संपूर्ण वर्ग है। इसको जब हल करेंगे बच्चों 3 में से 0 जाएगा 0, यानी 3 का वर्ग है, यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, इधर 4 का वर्ग, ऋण का वर्ग हो जाएगा धन, 4 का वर्ग 16, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 25, और 25 वर्ग होता है 5 का। तो देखिए इसका मान जो होगा 5 होगा, कहाँ पर है देखिए ए, तो इसके आगे क्या हो जाएगा हमारा ए। घनाभ का आयतन, घनाभ का बताना है बच्चों। तो घनाभ जैसे कि आपने देखा होगा, घनाभ यानी माचिस की जो डिब्बी होती है वो घनाभ होती है। ठीक है, इस तरीके से ये जो आयताकार होती है इसकी फलकें, ये घनाभ होता है। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया है इसका आयतन, तो इसका आयतन होता है जैसे लंबाई इसकी हो जाएगी ए बी सी, तो इसका आयतन होता है इसको बोलते भी बराबर LBH। ठीक है, या फिर ABC इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ABC, यानी कि C आंसर आ जाएगा इसका। वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का वर्ग, मतलब कि E। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, द्विघात समीकरण के लिए विभक्त कर का सूत्र लिखना है। विभक्त कर होता है स्टूडेंट D बराबर B वर्ग ऋण 4AC, ये होता है विभक्त कर का सूत्र स्टूडेंट। ठीक है, ये था विभक्त कर। ओके, अब है किसी AP के प्रथम n पदों का योग का सूत्र बताना है, मतलब SN प्रथम n पदों का। तो क्या होता था बच्चों SN का सूत्र, SN बराबर A बटा 2 n बटा 2a धन n ऋण 1 इंटू डी, ये होता है SN पदों का योग का सूत्र। उन्नयन कोण की परिभाषा, तो देखिए उन्नयन कोण